Now, Gordon model was given by Myron Gordon. This model has also proposed that dividend policy is relevant and can affect the value of the firm. So relevant policy जो दी गई, फर्स्ट दी थी वॉल्टर ने, सेकंड दी थी गॉर्डन ने, और रेलेवेंस पॉलिसी के अंडर दोनों ही मॉडल ने ये एडवोकेट किया कि डिविडेंड पॉलिसी क्या है, वो अफेक्ट करती है डेफिनेटली वैल्यू ऑफ द फर्म. This model also is based on the assumptions similar to that made by the Walter. तो basic assumptions गॉर्डन की क्या थी? First, the firm is an all equity firm, no external financing is used. यही assumption थी, but ये assumption criticize की गई. Second, the growth rate of the firm G is the product of its retention ratio B and rate of return. ये मॉडल ने एक नया कंसेप्ट दिया कि एक फर्म की जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, बी पे एंड आर पे. बी इज कि वो कितना पैसा हर साल रिटेन कर रहे हैं, यानी उनकी रिटेंशन रेशियो क्या है, बिकॉज इफ दे आर एबल टू रिटेन देन ओनली दे विल इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करके उनको रेट ऑफ रिटर्न आएगा. तो प्रोडक्ट ऑफ this retention and rate of return will indicate the growth rate. Third assumption was cost of capital besides being constant is more than the growth rate. तो ये मॉडल assume करता है KA is greater than G. And next, Gordon assumes that internal rate of return R of the firm is constant. Return constant है, parallel कॉस्ट जो इंकर की जाती है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी ग्रोथ एक फर्म को मिलती है. सो ये गॉर्डन मॉडल अज्यूम करता था कि एक फर्म को, एक कंपनी को बहुत ज्यादा कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है अगर उसने ग्रोथ रेट हासिल करनी है, और ये कॉस्ट काफी ज्यादा होती है जितनी गुना उसको ग्रोथ मिल रही है. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट. सो दस ही अज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट, दैट इज डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट. ये चीज अज्यूम करी थी दैट कॉस्ट इज मोर देन जी, और जी का फॉर्मूला क्या था, बी आर. If this condition is not fulfilled, we cannot get a meaningful value of the shares. तो ये एक main assumption बन गई under the Gordon model. Now, Gordon model के अंडर जो main theory दी थी, they said the investors are basically risk averse and they evaluate the future capital gains as a risky and uncertain proposition. कि जो investors हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं, कोई भी इन्वेस्टर रिस्क नहीं चाहेगा, और जब एक इन्वेस्टर फ्यूचर कैपिटल गेन के बारे में सोच रहा है तो वो रिस्क जरूर कंसिडर करेगा, अनसर्टेनिटी जरूर कंसिडर करेगा. एंड डिविडेंड्स आर मोर प्रिडिक्टेबल देन द कैपिटल गेन. मैनेजमेंट कैन कंट्रोल दिस डिविडेंड. Thus, this Gordon said कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जाए वो प्रिडिक्ट हो सकता है और कंट्रोल भी हो सकता है, लेकिन ये डिविडेंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को डिक्टेट नहीं कर सकता. वी कैन नॉट से कि डिविडेंड इस साल अगर इतना डिक्लेयर हुआ है तो मार्केट प्राइस इतनी होगी, क्योंकि डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस डज नॉट गो हैंड इन हैंड. मतलब डिविडेंड डोमिनेट नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को. सो इन्वेस्टर्स आर सर्टेन ऑफ रिसीविंग द डिविडेंड इनकम्स देन फ्यूचर कैपिटल गेन्स. तो इन्वेस्टर हमेशा ये सोचते हैं, सोच की बात कर रहे हैं अंडर गॉर्डन मॉडल, कि वो सर्टन होते हैं कि डिविडेंड रिसीव तो होगा ही होगा, लेकिन फ्यूचर में कैपिटल गेन होता है कि नहीं इसके लिए वो अनसर्टन होते हैं, बिकॉज इन फ्यूचर रिस्क कैन ऑलवेज बी देयर. सो इन इन्वेस्टर अंडर गॉर्डन मॉडल कैसे सोचता है, दैट एन इन्वेस्टर वैल्यूज करंट डिविडेंड मोर रेलेवेंट देन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैपिटल गेन्स. सो गॉर्डन ने कहा था कि एक इन्वेस्टर के लिए करंट डिविडेंड कितना मिल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड द इन्वेस्टर्स आर सर्टेन अबाउट द रिटर्न, दे डिस्काउंट द फर्म्स अर्निंग एट अ लोअर रेट. तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर ऐसे ही सोचता है कि अगर हमें एक फिक्स हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा तो फर्म अपनी अर्निंग्स ज्यादा रिटेन नहीं करेगी तो इन्वेस्टमेंट्स भी उनकी कम होगी, तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो लोअर ही होगा. देयरफॉर प्लेसिंग अ हायर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड दैट ऑफ द फर्म. तो उन शेयर्स को, उन फर्म्स को वैल्यू ज्यादा करते हैं. सो गॉर्डन मॉडल इज अ शेयर वैल्यूएशन मॉडल. द मार्केट प्राइस अंडर दिस मॉडल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जिसमें P1 stands for market price of the share, E stands for earning, D1 is the expected dividend at the end of the year, B is the retention ratio जिसको हम पे आउट रेशियो भी कहते हैं,
क्योंकि कितना वो रिटेन कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि वो कितना पे आउट कर रहे हैं। तो दोनों डिसीजन गोज हैंड इन हैंड। आर इज रेट ऑफ रिटर्न, के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड बी आर, बी मल्टीप्लाई बाय आर, दिस इज द ग्रोथ रेट। Thus, formula can be D1 upon KE minus G. Now, next is application of Gordon model. For a normal firm whose firms which do not have unlimited profitable opportunities, or we can say that who have cooped with their investment opportunities, यानी ये situation है, उसको हम normal firm कहेंगे. When their return is equal to their cost, then the value of the firm is not affected by the dividend policy. जो हमने वॉल्टर मॉडल में भी करा था, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो करेगी वैल्यू ऑफ द फर्म को, क्योंकि सिचुएशन क्या है, रिटर्न इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो ये फर्म के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू द बुक वैल्यू, तो शेयर की बुक वैल्यू ही चलेगी. सो व्हेन आर इज इक्वल टू के, डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट. तो वहां पे कंपनी क्या डिविडेंड पॉलिसी यूज करती है, वो इररिलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है. The means is that any fund distributed as dividend may be invested in the market at the rate equal to the firm's internal rate of return. इस लाइन का मतलब है कि वहां पर चाहे कंपनी अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करे या इन्वेस्ट करे, तो ये टोटली फर्म का डिसीजन है. Thus the shareholders can neither lose nor gain. क्योंकि ये सिचुएशन है, ना शेयर होल्डर को कुछ गेन होगा उस टाइम पीरियड में, ना ही वो लूज करेंगे. लेकिन अगर डिक्लाइनिंग फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म इज when return is less than cost of equity. So that इस सिचुएशन में it is advisable कि profit retention करती है firm, वो minimum करेगी लेकिन, and payout will be maximum. क्यों? मैम आपकी आवाज रुक रही है, मैम फिर से बताओगे कि जो जब ये सिचुएशन है when return is less than cost of equity, यानी फर्म को क्लियरली दिख रहा है उनकी रिटर्न कम है और उनको कॉस्ट ज्यादा इंकर करनी है, तो अगर वो ज्यादा पैसे रिटेन कर लेंगे, प्रॉफिट रिटेंशन ज्यादा मैम आपकी आवाज रुक रही है, मैम फिर रुक गई आवाज आपकी. सो वी वर डूइंग व्हेन रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इस सिचुएशन में अगर फर्म प्रॉफिट रिटेन ज्यादा करेगी, तो दे आर क्लियर इन द माइंड कि जहां पे भी वो पैसे रिटेन करके इन्वेस्ट कर रही है वहां तो रिटर्न कम है, तो शेयर होल्डर्स भी हैप्पी नहीं होंगे, पब्लिक भी हैप्पी नहीं होंगी जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा, एंड इट विल इफेक्ट द गुडविल ऑफ द कंपनी. तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, वो अपना प्रॉफिट रिटेंशन जो है वो मिनिमम कर लेगी और पे आउट रेशियो मैक्सिमम, ज्यादा पे आउट रेशियो करेगी. सो डिक्लाइनिंग फर्म्स आर दोज फर्म्स हु डू नॉट हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और उनको क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको रिटर्न नहीं आ रही है, तो बेटर है कि वैल्यू ऑफ द फर्म को कैसे इनहेंस करें. इन सच सिचुएशन कंपनी अडॉप्ट अ कंट्रैक्शन एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करती है, तो वो ज्यादा नेट प्रॉफिट को रिटेन नहीं करेगी, रेदर दे विल टेक द डिफरेंट अप्रोच जहां पे वो पे आउट रेशियो मैक्सिमम करेगी. लेकिन अगर हम ग्रोथ फर्म की बात करें, ग्रोथ फर्म हम कहते हैं जब उनकी रिटर्न्स ज्यादा हैं कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इस सिचुएशन में उनकी रिटेंशन रेशियो ज्यादा होगी और पे आउट रेशियो कम होगी, वो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न ज्यादा होंगी, एंड अल्टीमेटली ये इफेक्ट करेगा फर्म की गुडविल को, फर्म की रेपुटेशन को, और फर्म की जो शेयर्स की वैल्यू है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एनहांस होगी. तो ये भी वही assumptions दे रहा है जो वॉल्टर ने दी थी, दैट कि इस सिचुएशन में व्हेन R is equal to K, डिविडेंड पॉलिसी irrelevant होती है. इन दिस सिचुएशन व्हेन R is less than cost of equity, तब पे आउट रेशियो मैक्सिमम होती है एंड रिटेंशन रेशियो मिनिमम होती है. लेकिन ग्रोथ फर्म के केस में व्हेन दिस सिचुएशन इज देयर, रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तब फर्म की पॉलिसी क्या होगी, उनकी रिटेंशन रेशियो ज्यादा होगी बिकॉज दे विल इन्वेस्ट मोर, एंड उनकी पे आउट रेशियो मिनिमम होगी या जीरो भी हो सकती है.